ओके। सो आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है एमडी कैट के टेस्ट के लिए। और इसमें हम उसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जिसमें हमने कुछ वेक्टर्स के ऐसे कॉन्सेप्ट्स उठाए थे, ठीक है, जो कि हमें वैसे तो उनकी कोई ज़रूरत फील नहीं होती व्हेन एवर वी आर स्किपिंग द वेक्टर्स चैप्टर, जो वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम का सेकंड चैप्टर है। लेकिन बाद में आपके पास बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ सामने आती हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारी जो बेसिक डिस्कशन ही फिज़िक्स में यहाँ पर हो रही होती है, सो दैट इज़ अबाउट दी फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो वो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे हम सॉल्यूशंस कर रहे होते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, तो वो ज़ाहिर है हमारे पास मेजॉरिटी ऐसी क्वांटिटीज़ चैप्टर्स में आते हैं जो कि बेसिकली उनकी नेचर जो है वो वेक्टोरियल है, ठीक है। सो ऑब्वियसली फिर उन्हें उन पर वही वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, और इसलिए हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली उनकी समझ नहीं आती, क्योंकि एक्सरसाइजेज में एक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, या जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में कोई ऐसी डिटेल नहीं होती बाकी चैप्टर्स में, जिस तरह से सेकंड चैप्टर में वेक्टर्स की ट्रीटमेंट की गई है। अब मैं थोड़ा सा पहले तो इस पे एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि हमें उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का यहाँ पर पता होना चाहिए है कि थ्रू आउट जो एमडी कैट का सिलेबस है उसमें हमारे पास कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ किस किस चैप्टर में आती हैं। ऑलमोस्ट आई हैव फिगर आउट ऑल दी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि वेक्टर्स हैं। उसमें अगर एक दो रह जाती हैं तो आप उसमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सो पहले तो अगर हम ये 3, 4 और 7 चैप्टर को देखें तो वहाँ पर हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। और चूंकि मैं ये थर्ड, फोर्थ और 7 चैप्टर का मेंशन कर रहा हूँ, तो इसमें फोर्स की जो टर्म है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है फोर्स इसमें एक नॉर्मल फोर्स भी कंसिडर किया जा सकता है, एक फ्रिक्शन का फोर्स भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इसमें अच्छे खासे फोर्सेस की वैल्यूज़ आपके पास आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चैप्टर 7 के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जब ज़ाहिर है चैप्टर 4 में आप पावर या वर्क की एग्जांपल में देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये फोर्स की वैल्यू नज़र आती है, डिस्प्लेसमेंट भी वहाँ पर अपने को नज़र आती है, वेलोसिटी भी नज़र आती है, ठीक है। मोमेंटम जो है दैट इज़ ओनली डिस्कस्ड इन दी चैप्टर नंबर 3, सो ऑब्वियसली, और इसी के साथ इम्पल्स, ठीक है, वो भी आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है। एंड द सेकंड थिंग इज़ अबाउट दी चैप्टर नंबर 5, उसमें भी इसी यही ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज़ जो हैं उनको हमने एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है। सो उसमें आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन है। आल दो चैप्टर 5 में आपको फोर्स भी मिलती है, ठीक है, और टॉर्क भी देखने को मिलती है। लेकिन चूँकि वो वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपके एमडी कैट के सिलेबस से आउट हैं, तो ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हमारे सामने नहीं आ सकते। इसी तरह से अगर आगे चैप्टर 11 में चले जाएं, क्लास 12 के सिलेबस में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेन फोर्स एक अपना दूसरा शेप हमारे सामने लेकर आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ठीक है, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं E इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें पता होना चाहिए है कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो वेक्टर है, ठीक है। ऑल्दो पोटेंशियल इंडिविजुअली जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ ये ग्रेडियंट वाली टर्म शामिल हो जाती है, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, ठीक है, ये इंडिविजुअली एक स्केलर है,
लेकिन जब मैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली किसको शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, सो इसका हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स 13 और 14 चैप्टर में इसकी इम्प्लीकेशन आपको नज़र आती है। ठीक है, जो कि आपको अगर कंडक्टर की फॉर्म में आपको देखना हो, सो दैट यू विल सी इट हेयर इन द फॉर्म ऑफ एफ एम, मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक, आई एल क्रॉस बी। और दूसरी जो होगी, अगर आप किसी एक सिंगल चार्ज के लिए बात करते हैं तो वो आपके पास होगी एफ एम इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। सो ये तो हमारे पास सिर्फ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो गई जिनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं। ठीक है, सो इनके ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे पास सामने आ सकते हैं जिनमें बेसिकली वेक्टर के सिंपल कॉन्सेप्ट को उठाया गया हो, और चूँकि अगर हमने वेक्टर की उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं किया हुआ तो वो भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है हमारे लिए। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस आपके सामने आएंगी, कुछ ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मैंने नाम लिया है जिन पे एक और कंडीशन भी अप्लाई होती है। ठीक है, एक तो यहाँ पर एक फिज़िकल क्वांटिटी तो मैंने फ़िलहाल इसमें नहीं मेंशन की हुई है, 347 में पावर एक क्वांटिटी है। ठीक है, दैट इज़ अ स्केलर टर्म। ठीक है, लेकिन मज़े की बात क्या है कि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज से बनकर आती है, फोर्स और वेलोसिटी का जो स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, दैट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसी तरह से वर्क है, वो खुद स्केलर है, लेकिन वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर से बनकर आती है, उसके स्केलर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे सामने स्क्रीन पर ये इक्वेशंस पड़ी हुई हैं। मैग्नेटिक फोर्स, चाहे वो इस पैटर्न में हम देखते हैं या वो इस पैटर्न में देखते हैं, दोनों जो हैं वो वेक्टर प्रोडक्ट की। सो ये वेक्टर प्रोडक्ट से बनकर आती हैं। ये जो दोनों एंटिटीज़ हमारे पास सामने आ रही हैं ये स्केलर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो अपने फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने फेस करनी होती हैं उनके बारे में यह भी पता होना चाहिए है कि वो क्या किसी स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से बनी है। जैसे कि उनकी मिसाल आपको सेकंड चैप्टर में भी बता दी जाती है कि जब हम किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक वेक्टर बन जाता है। और उसमें बेस्ट एग्जांपल जो है, आप मैं इस तरह कोट कर सकता हूँ कि मैं m को a से मल्टीप्लाई कर लूँ, या p मोमेंटम बनता है तो उसमें m को हम v से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अगर आपको सामने नज़र आती हैं तो उसमें m जो है ये स्केलर है। ठीक है, और a हो गया या v हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो ऑब्वियसली स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है ये जो दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पर रेफ़र की हैं ये वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट में फॉल नहीं करती, ये फॉल करती हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर्स। ठीक है, तो ये उस कैटेगरी में आती है। तो अब अगर हम ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा अपने आप को इन्फॉर्म रखें कि कौन कौन सी ऐसी इक्वेशंस होंगी जो हमें हिट करेंगी और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो उसमें एक तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, वर्क हो गया जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ हमारे पास पावर है जो कि फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है। थर्ड क्वांटिटी हमारे पास किनेटिक एनर्जी है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर्स। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मे बी कभी आपने ये इक्वेशंस इस तरह से देखी ना हो, ठीक है, बट दैट्स बेसिकली वी नीड टू नो अबाउट दीज थिंग्स। PE इज़ इक्वल टू mg.h। ठीक है, इसी तरह आपकी ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन बनता है
किनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये याद रहे कि बेसिकली ये पी स्क्वायर जो है ये मोमेंटम के स्केलर प्रोडक्ट से आया है, ठीक है। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में अगर आप दो एक ही किस्म के बिल्कुल सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका स्क्वायर आ जाता है और वहाँ पर आपको एक आउटपुट एक वेक्टर स्केलर की फॉर्म में नज़र आता है। इसी तरह से सेकेंड ईयर के कोर्स में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एग्जांपल याद होगी, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का स्केलर प्रोडक्ट है। और इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वेक्टर एरिया का स्केलर प्रोडक्ट है। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आई समटाइम्स इट कैन बी रिटन एज फाई एम और फाई बी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज बी डॉट ए, ठीक है। तो ये तो जो मैंने यहाँ पर कैटेगरीज मेंशन की हैं ये बेसिकली सारा जो मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है ये मटेरियल, ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है? स्केलर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट हुआ है दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का और फिर उनसे आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिली है। दूसरी तरफ अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट पर आ जाएं तो वहाँ पर भी आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाती है और फिर आपको ये पता चलता है कि ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पर सेकंड चैप्टर में हम स्किप कर देते हैं ये कितनी मर्तबा हमें हमारे दिमाग को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेदार रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ वन कैन बी अ वेरी वेल वन पर्सन विद अ वेरी वेल प्रिपरेशन, और अगर वो इन डिटेल्स को नहीं समझता तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस को सही तरह से नहीं समझ पाएगा। सो उसमें पहली तो एग्जांपल हमारे पास टॉर्क की आती है वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है। ऑल दो ये अगर आप सेकंड चैप्टर के लिहाज से देखें तो फिर तो कोर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। फिफ्थ चैप्टर में भी टॉर्क पे कोई डिस्कशन जो हुई है वो एमडी कैट के सिलेबस से आउट है। लेकिन अगर आप 13 चैप्टर में देख रहे हैं तो वहाँ पर टॉर्क आपके सामने मुंह खोल कर बैठा होता है कि अभी मुझे सॉल्व करो। द सेम इज़ द केस विद वेलोसिटी, जो चैप्टर 5 में हमें इक्वेशन देखने को मिलती है ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। फिर उसके बाद एस की इक्वेशन बनती है विच इज़ अ थीटा क्रॉस आर। एल्फ़ा ए की इक्वेशन आती है जो कि एल्फ़ा क्रॉस आर के बराबर है। ये याद रहे कि यहाँ पर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एल्फ़ा जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। और फिर उसके बाद अगर हम सेकंड ईयर के कोर्स की तरफ जाएं तो वहाँ पर हमें एफ एम देखने को मिलता है जो अभी हमने पिछली स्क्रीन पर भी देखा था, आई एल क्रॉस बी। इट इज़ अनदर दूसरा जो उसका वो है इक्वेशन क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। और तीसरी चीज़ अगेन टॉर्क की फॉर्म में आपको नज़र आती है लेकिन वो ऑलरेडी हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट में ये सारे के सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपके सामने आती हैं और ज़ाहिर है जो वेक्टर प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इन इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं और ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम तो फिर क्रिएट होगी जब आपने वेक्टर प्रोडक्ट को सही तरह से वहाँ पर स्टडी नहीं किया होगा, ठीक है। सो अब हम आते हैं इनके कुछ ऐसे हम थोड़ा सा प्रॉब्लम बाद में करेंगे, उससे पहले हम उसको स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये अब एक टास्क बन गया है, ठीक है। ज़ाहिर है अब इसको समझना तो है। तो स्केलर प्रोडक्ट में जिस तरह हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या समझते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पर से कॉल फर्स्ट वेक्टर एज ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास यहाँ पर बी है। सो अगर मैं सिंपली ए डॉट बी करता हूँ, ठीक है, सो ये क्या बनेगा? इसके लिए हमें तरीका क्या बताया गया है कि बी के बिल्कुल हेड से ए पर एक वेक्टर ड्रॉप कर दें, ठीक है,
और ये आपके पास यहाँ पर बी का एक कंपोनेंट हो जाएगा जो कि ए पर परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो कंपोनेंट है दिस वन अलोंग ए, ये बी का दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा जो कि ए के पैरेलल है। अब अगर यहाँ पर ज़ाहिर है दिस इज़ द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स थीटा, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है ये आपके पास क्या बन जाएगी, बी साइन थीटा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर पोर्शन है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये वाली जो साइड है ये क्या बन जाएगी, बी कॉस थीटा। तो इस तरह से बी कॉस थीटा। तो अब अगर हम ए डॉट बी के नॉर्मल मैकेनिज्म पर जाते हैं सॉल्यूशन पर, तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ठीक है, ये दूसरा पोर्शन हो जाएगा। तो जाहिर है ए तो ए का मैग्नीट्यूड तो चलिए जी हमने इस तरह लिख लिया, लेकिन कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज़ व्हाट, इट इज़ बेसिकली बी कॉस थीटा। तो मैं ये लिख दूंगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर हमें यह पता होना चाहिए है कि ये जो ये थीटा जो है दिस इज़ गोइंग टू मेक द प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहे 0 दी जाएगी, 90 दी जाएगी या 180 दी जाएगी, तो वहाँ से हमारे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स निकलते हैं, ठीक है। चाहे 0 पर आपको ए बी मिलेगा यहाँ से सिंपल, बिकॉज cos 0 इज़ 1, सो इट विल बी ए बी। 90 के एंगल से आपको 0 रिजल्ट मिलेगा, और 180 के रेशो से 180 के एंगल से आपको माइनस ए बी मिलेगा, बिकॉज cos 180 इज़ -1। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें डायरेक्शन का कोई रोल प्ले नहीं है, जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो आपके पास स्केलर है, तो वी डोंट बॉदर अबाउट द वेक्टर इट्स डायरेक्शन। अब मेजर पॉइंट कहाँ पर आता है, मेजर पॉइंट यह आता है कि मैं अगर कोई एक वेक्टर लेता हूँ 3i + 4j, ठीक है, या मिसाल के तौर पर जितने भी आपके स्केलर प्रोडक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर अभी देखे थे, ये वाला, ये पूरी सीरीज़ लेफ़्ट साइड पर ये जो येलो लिखी हुई है, इसमें आप कोई भी ऐसे इक्वेशन, कोई भी ऐसी वैल्यूज़ पिक करें, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ से प्रॉब्लम का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि उसमें जो पहला प्रॉब्लम हमारे पास आ सकता है वो तो इस तरह से है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने एक फोर्स की वैल्यू लिख दी है। अब ये ज़ाहिर फोर्स हमें इस तरह से दिया हुआ है 2i + 3j, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई है 3i + 4j, ठीक है, और हमसे वर्क की वैल्यू पूछी गई है। अब वर्क के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए है, स्केलर प्रोडक्ट में इस तरह के वेक्टर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, और उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आपको क्या होगी, दैट i डॉट i इज़ 1, j डॉट j और k डॉट k, क्योंकि ये बिल्कुल सेम वेक्टर्स हैं, सबका मैग्नीट्यूड भी 1 है, i और i का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के दरमियान एंगल भी 0 है, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी 1 1, और cos 0 से भी 1 आ जाएगा, सो इसलिए ये पूरा रिजल्ट 1 आएगा। जबकि i डॉट j डॉट k, ठीक है, और k डॉट i ये सारे 0 के बराबर होंगे। और इस तरह से अगर आप उल्टा भी कर दें, i डॉट k डॉट j या j डॉट i कर दें, ठीक है, तो उससे आपके पास रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला, यही 0 आएगा। तो अब इस प्रोडक्ट उस तरीके पर हमने इसको सॉल्व करना है। तो वर्क मैं लिख दूंगा क्विकली FD, और जब आप इसको आदत आपकी हो जाती है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इतने लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। सो F आपके पास हो गया 2i + 3j, और D हो गया 3i + 4j, ठीक है। तो वर्क आपके पास आ जाएगा 2 2 3 are 6, ठीक है, 2 3 are 6 हो गया, और i डॉट आई से आपको मिला, ये मैं थोड़ा सा
स्टेप वाइज करा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। सो आई डॉट आई बनेगा, फिर उसके बाद 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो 2 4s आर 8 और आई डॉट जे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बिकम ज़ीरो बिकॉज आई डॉट जे आपने यहाँ पर लिख लिया है, इट इज़ ज़ीरो। इसी तरह से 3 को हम पिक करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 9 जे डॉट आई, ये भी ख़त्म होने जा रहा है, मर गया। और ये वाला जो है 3 4s आर 12 जे डॉट जे, ये भी बच जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 के बराबर है, आई डॉट आई 1 के बराबर है। एंड फाइनली वी विल गेट वर्क इज़ इक्वल टू ये वाला 6 प्लस ये वाला 12, 18 जूल्स। आपके पास वर्क की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट के इन आइडेंटिटीज़ का पता ना होता, ठीक है, तो फिर आपका यही क्लेम होगा कि इस फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट न्यूटन की फॉर्म में क्यों नहीं दी, इसकी वैल्यू मीटर की फॉर्म में क्यों नहीं दी। बट नाउ इफ़ यू आर नोन टू दीज कैलकुलेशंस, आप फेमिलियर हैं, तो आप आराम से वर्क की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सहारा अगर लेना पड़ेगा तो आपको सेकंड चैप्टर का वो स्केलर प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन जो है वो रूल समझना होगा। इसी में दूसरा जो हमारे पास एक नॉर्मल जो अक्सरियत क्वेश्चन आ जाता है, जो कि बिल्कुल हमारे कोर्स में भी आप ऐसे समझ लें कि वो मिसिंग है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज में ये एमडीकैट में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑल दो दे आर नॉट आउट ऑफ द कोर्स। उसमें इस तरह से है कि लेट से अगर किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज आता है, लेट से एक बॉडी है, अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 6i प्लस 3j to 9i प्लस 7j। तो अब इसमें आप देखें कि ये बेसिकली उसकी इनिशियल लोकेशन है और ये उसकी फाइनल लोकेशन है। ठीक है, सो अब इसमें हमसे क्वेश्चन क्या किया जाता है कि जनाब अली डिस्प्लेसमेंट मालूम करें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए अभी हमें यह नहीं पता चलता कि ये क्या इशू है। अब इसका आसान तरीका है, कॉल दिस एज ए एंड कॉल एज बी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लें। सो व्हाट इट विल बी 7, 9 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें और आपके पास i कॉमन हो जाएगा, और 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें और इनमें j कॉमन है। सो इट विल बिकम 9 माइनस 6 इज 3i प्लस 4j। अब ये तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको कभी कभी हम डिस्टेंस का भी नाम दे देते हैं, तो उसका पूछा गया, तो फिर आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए हैं x और y, तो आप इनको पाइथागोरस थ्योरम के साथ सॉल्व कर लें। दैट विल बिकम 9 प्लस 16, आपके पास आ जाएगा 5 आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को और भी मॉडिफाई कर दें। टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, कि ये जो डिस्प्लेसमेंट A से B तक इसने चेंज की है, इसको इसने 10 सेकेंड्स का टाइम लिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अब वो क्लेम तो बनता है कि इसकी वेलोसिटी मालूम करें। ठीक है, सो वेलोसिटी के लिए आपको पूछा जाता है, और वेलोसिटी के लिए अब ज़ाहिर है अगर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है तो वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल चुका है 5 मीटर, टाइम आपके पास अवेलेबल है 10 सेकेंड्स एंड इट विल बी 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो चाहे आप इस क्वेश्चन को इस लेवल तक लिमिट कर दें, ये आपके पास एक तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगर ये वाली एडिशन आप कर दें तो ये दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, और इसमें अगर आप ये तीसरी वाली एडिशन कर दें तो एक ही स्टेटमेंट है लेकिन उससे 3 मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस बन रहे हैं, और सब में वेक्टर्स की बेसिक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल रही है। ओके,
सो ये तो ऑल्दो ये वाला जो क्वेश्चन था दैट हैज़ नो रिलेशन विद द स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट की भी अगर किसी जगह पर वैल्यू मालूम करनी हो उससे भी पता चल कर सकें। एंड दैट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, ये मैं फोर्स के लिए भी कर सकता हूँ। दैट अ फोर्स applied on an object is initiated with its value 4i plus 5j to 9i प्लस 10j। तो अब आप देखें फोर्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना वो ये वाली है, रेड वाली, और ये जो फाइनल वैल्यू है वो ये येलो वाली है। और इसमें अगर हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी तो फोर्स को बेसिकली कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया गया है। तो अब इसका भी वही तरीका होगा एग्जैक्टली कि 9 से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और 10 से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये y कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। इट विल बी व्हाट 5i प्लस 5j। और अब अगर हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मालूम करनी है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम के साथ सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 25 होल स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा। इट विल बी इक्वल नियरली इक्वल टू 7, एज यू नो दैट 7 का स्क्वायर जो है आपके पास 49 के बराबर आता है। तो इस तरह से ये एक और भी क्वेश्चन हमारे सामने आ सकते हैं, और ये किसी भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर नेचर रखती है उस पर इस तरह की दो वैल्यूज़ हमें मिल सकती हैं, स्टार्टिंग और फाइनल, और उससे हम उसकी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, द सेकेंड थिंग इज नाउ अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट में जो बेसिक रूल हमें बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि ये एक हमारे पास वेक्टर है ए, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन देम थीटा। और यहाँ अगर हमें ए क्रॉस बी को लिखना पड़ता है, आपने सेकंड चैप्टर में ये बात पढ़ी होगी कि इसकी जो फार्मूलेशन होती है वो इस तरह बनती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर लेट्स से ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी नॉर्मल टू ए, ठीक है, परपेंडिकुलर। सो अब यहाँ पर आपको इस बी वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, दिस विल बी अगेन बी कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल है बी ए के ऊपर पर नॉर्मल है, दिस विल बी बी साइन थीटा। और अभी हमें यहाँ पर किस चीज़ को पिक करना होगा, ए तो अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये बी कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर ए टू ए, दैट विल बी बी साइन थीटा। साथ में एक और चीज़ भी हमें यहाँ पर ख्याल रखनी होगी, और वो क्या होगी, यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इसको हमने टोटल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया है। सो ये जो यूनिट वेक्टर है ये अब हमें प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताएगा, और चूंकि हमें इसकी डायरेक्शन के लिए हमें राइट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा। सो राइट हैंड रूल के लिए अगर आप फिंगर्स को स्ट्रेच कर दें फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में और सेकंड की तरफ आप उसको कर्ल करें फिंगर्स को, तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर आर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है। लेट्स से आई कॉल दिस रिजल्टिंग वेक्टर एज सी।
यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स की एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन होगी उसको भी अपने जहन में रखें कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, क्योंकि ये फिर आपको हेल्प आउट करेगा किसी भी दो वेक्टर्स के कोई फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके मल्टीप्लिकेशन में। सो इन से जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना, दैट विल बी नल वेक्टर। ठीक है, ये जहन में रखें, ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा वो वेक्टर ही मिलेगा। तो आपको अगर ज़ीरो भी मिल गया तो आपने उसको ज़ीरो नहीं कहना, दैट विल बी कॉल्ड एज अ नल वेक्टर। सो टेक्निकली ज़ीरो इज़ अ रॉन्ग टर्म इन दैट केस। और अगर आई डॉट आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई हम करेंगे, ठीक है, तो उनसे एक रिज़ल्ट हमें नहीं मिलने वाला। नॉट लाइक जैसे कि हमें स्केलर प्रोडक्ट में रिज़ल्ट मिला था, इनसे अब डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इनके रिज़ल्ट्स को समझने के लिए आप यहाँ पर एक सिंपल से फिगर बना लें। ये x हो गया, ये y और ये z एक्सेस, ये आपके पास i इस डायरेक्शन में हो जाएगा, j y के अलोंग और z k जो है ये z के। तो अगर आप i क्रॉस j करेंगे दिस वे एंटी क्लॉकवाइज, सो आपको रिज़ल्ट ज़ाहिर है i और j के परपेंडिकुलर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से आपको k मिलेगा। सो i क्रॉस j से यू विल गेट k। जब आप j क्रॉस i की j क्रॉस k करेंगे, मतलब j को मल्टीप्लाई करेंगे k से, लेकिन j फर्स्ट आए और k बाद में आए, तो उससे ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, और वो क्या होगा, i। और जब आप k क्रॉस i करेंगे, सो k और i, चूँकि k z के अलोंग है, i x के अलोंग है, सो k क्रॉस i से आपको मिलने वाला है j। सो एंटी क्लॉकवाइज में आपको i क्रॉस j से k मिलेगा, j क्रॉस k से i मिलेगा और k क्रॉस i से j मिलेगा। बट सिंपली अगर आप इस प्रोडक्ट को रिवर्स कर दें, सो j क्रॉस k से आपको माइनस i मिलेगा, j क्रॉस i से माइनस k मिलेगा, ठीक है। फिर उसमें i क्रॉस k से आपको माइनस j मिलेगा और k क्रॉस j से आपको माइनस i मिलेगा। बिकॉज ये यहाँ पर ये भी आसानी से क्लियर हो जाता है कि क्लॉकवाइज में आपको नेगेटिव साइंस मिलेंगे आउटपुट पे, और एंटी क्लॉकवाइज में आपको पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। आई होप सो यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इनके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हद तक सॉल्व हो चुके होंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो अभी MCQs हमारे पास सामने आते हैं, क्योंकि कुछ एक सेट है MCQs का जो कि मुख्तलिफ चैप्टर्स से रैंडमली मैंने पिक किए हुए हैं रिगार्डिंग दीज फिज़िकल क्वांटिटीज़, आइदर द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, या एज ए होल वो खुद वेक्टर और स्केलर्स हैं। सो उनको हमने फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। आई होप सो कि जो कॉन्सेप्ट्स अगले चैप्टर्स में यूज़ होंगे रिगार्डिंग द स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट और फिज़िकल और जनरली वेक्टर्स एंड स्केलर्स, वो यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। कोई आपको प्रॉब्लम्स हो तो उनके बारे में जो है कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।